पत्नी हो या बेटी हो, हमारे देश में सभी को कानूनी अधिकार है। और यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, मान लेते हैं किसी की पत्नी है, अब पत्नी उनके बच्चे भी हैं, उनकी बेटी भी है, अब रही बात कानूनी अधिकार का, अब इनको अधिकार से वंचित कर दिया गया है, तो इस पत्नी का क्या है अपने पति पर अधिकार, और उनकी जो बेटी है, मान लेते हैं एक बेटी ही है, तो उसका हमारे देश में क्या है कानूनी अधिकार, उसको जरूर जानना है। अगर आप जानेंगे तभी आप दावा कर पाएंगे, और आपको पता होगा कि मेरा अधिकार क्या है, हम कब दावा कर सकते हैं, कब दावा नहीं कर सकते हैं। कानून में जो आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था में हमको अब क्या अधिकार दिया गया है। अब जो आपका अधिकार है उस अधिकार की हम बात करने वाले हैं। आज समस्या भी ऐसा ही है। ये कहने सर मैं सीमा बोल रही हूँ, मेरी शादी को 6 साल हो गई, मेरे पति ने अपने राज्य में कोर्ट मैरिज की थी, एक तरह से किस को पैसे देकर उसके माँ बाप जबरदस्ती कर ली, और मेरी 5 साल की बेटी है सर, मेरा पति हमको नहीं देखा है। हम खुद एक तरह से खुद करके करते हैं, मेरे माँ बाप भी नहीं है सर, पहले रिपोर्ट मेरे पति के खिलाफ हो पड़ी है सर, मेरा पति किसी लड़की को लेकर भाग गया है। देखिए, मैं आपको जो सजेशन करूं और जो सपोर्ट करूं, मैं आपको सिर्फ जो है एक कानूनी तरीका बता सकते हैं कि आखिर आपके जो अधिकार हैं वो क्या अधिकार हैं, आपकी जो बेटी है उनका क्या अधिकार है। तो सबसे यहाँ पर जो है कि कोई अगर किसी की कोई पत्नी है तो उस पत्नी का कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार ये है कि उनको अपने ससुराल में रहने का अधिकार है। ठीक है, ससुराल में रहने का पूरा अधिकार है। अगर वो घर जो है मान लेते हैं उनके पति के द्वारा बनाया गया हो, या मान लेते हैं वो घर जो है एक तरह से पैतृक घर हो, दोनों केस में जो है उनको रहने का अधिकार है, उनको घर से नहीं निकाला जा सकता है। ये 2 केस हो गया। रही बात जो है मान लेते हैं कोई अब पत्नी को छोड़ना चाहता है, तो ये जो है उनके लिए कानूनी प्रक्रिया में उनको जाना होगा, और उसके बाद जो पत्नी है, अब पत्नी अब ठीक है कोई छोड़ना चाहता, साथ नहीं रखना चाहता, जब मामला कानून में अगर कहीं भी कोई एक तरह से कानून में अगर ऐसा मामला जाता है तो कानून में भी प्रयास किया जाता है कि घर परिवार टूटे ना और आपस में जो है एक तरह से सुलझ हो जाए। लेकिन फिर भी अगर सुलझ का कोई भी गुंजाइश नहीं है तो हमारे देश में जो है गुजारा भत्ता एक तरह से बनाया गया है, और गुजारा भत्ता अधिनियम भी है। और इस अधिनियम की अगर बात करें तो उसका जो धारा 125 जो है उसमें ये है कि जो भी महिला है, ठीक है, अगर उनको एक तरह से छोड़ दिया, पति के द्वारा छोड़ दिया गया या तलाक दे दिया गया, तो वो अपना हक जो है वो मांग सकती है, उनका एक तरह से जो अधिकार है वो उनको देना होगा। साथ में अब अगर मान लेते हैं एक बेटी है, तो बेटी परिवार की अभी के समय में उत्तराधिकारी है, तो अगर एक तरह से उनके पिता का जो भी संपत्ति होगा उसमें बेटी एक तरह से बराबर की उत्तराधिकारी है। कोई भी पैतृक संपत्ति भी है उसमें भी बेटी जो है एक तरह से उत्तराधिकारी है, वो उनका जन्म से अधिकार है। और कभी भी आप गार्जियन बन के अपना बेटी के हक का जो भी जमीन है, मान लेते हैं कहीं जितना भी जमीन हो, है ना, वो मकान हो, वो सब में आप कानूनी तौर पर शेयर जो है वो ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और रही बात अगर मान लेते हैं आप अपना गुजारा भत्ता का, अब आपका जीवन यापन कैसे चलेगा, तो एक तो सबसे पहले बच्चे हैं उसके लिए भी देखभाल के लिए देना, और साथ में जो है एक तरह से आपका देखभाल है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति को जो पैसा देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये सब अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है? देखें, अधिकार यही है कि मान लेते हैं आपके पति के द्वारा जो है अपनी कमाई से, मान लेते हैं वो अगर कुछ भी खरीदता है, जैसे कोई ज़मीन है, अगर मान लेते हैं आपका ये पति के नाम से ज़मीन है, पति जो है एक तरह से अपनी कमाई से खरीदा है, अपनी कमाई से एक तरह से खरीदा है, तो आपको इसमें अधिकार मांगने का कोई भी हक नहीं है, ये आपको अधिकार नहीं मिलेगा, यानी वो उनके कमाई का प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन जो आपका गुजारा भत्ता कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा वो आपको जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरा ज़मीन 1997 में खरीदा गया, ज़मीन का जमाबंदी नंबर खो गया, अब दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा, इसका क्या उपाय है? देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर आपका जो भी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, अब इस ज़मीन का आप जिससे खरीदे, आपके पास जो ये ज़मीन का टुकड़ा है, अब जिससे खरीदे उसका जमाबंदी जो नंबर है वो नहीं मिल रहा है, तो उस केस में अब ये खो गया है, अब दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपील में जा सकते हैं। दाखिल खारिज का जो एक तरह से अपील है उसमें जो है दाखिल खारिज अपील में आप जा सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके राज्य में है वो आप जैसा है करेंगे।
अप्लाई करने के बाद जो है हो सकता है कि आपका म्यूटेशन नहीं हो पा रहा तो रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। ठीक है, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो रिजेक्ट का आप रिसीविंग एक तरह से इंफॉर्मेशन निकाल करके उसका जो दस्तावेज है उसके साथ आप क्या करेंगे, म्यूटेशन अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे, उसके बाद पार्टी को नोटिस किया जाएगा। जो मान लेते हैं जो अभी आपको बेचा है उसको भी नोटिस किया जाएगा, और जिससे एक तरह से आप खरीदार हैं तो आपको भी नोटिस किया जाएगा। तो उसके बाद दोनों का एक तरह से पक्ष देखा जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, जमीन की रजिस्ट्री सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। अगर सारा प्रक्रिया सही है तो आपका बिल्कुल म्यूटेशन होना ही है। अपील में जाएंगे, इसलिए वो पूरा एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों पक्ष को सुना जाएगा कि आखिर क्या समस्या उत्पन्न हुआ। देखा जाएगा कि जमीन जो बेचा गया सही में उस व्यक्ति का है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं वो किसी और की जमीन आपको बेच दिया। तो ये सभी तथ्य को देखने के बाद जो इसीलिए उसको रिजेक्ट किया गया, सभी तथ्य को देखने के बाद लगेगा कि नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका म्यूटेशन होगा। अब अगला सवाल है, सर मेरे दादा के नाम से रैयती जमीन है जिसमें दूसरे के नाम से सिकमी दर्ज है। मेरे दादाजी के नाम से लगान रसीद कटता है, सिकमीदार जो है गुजर गए, क्या ये जमीन का मालिकाना हक सिकमी वाले का हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिकमी वाले का खतियान में 2 रुपया लगान देना है, जिसमें लगान भी एक तरह से नहीं दे रहा है, ना उनके पास जमाबंदी है, जबरदस्ती जमीन को कब्जा करके रखा है। नहीं, तो ये मामला को आप सिविल कोर्ट में आप लेकर चले जाएं, ठीक है, उस पर केस फाइल कर दें तो उसका नाम भी हट जाएगा। सिकमीदार अगर मान लेते हैं ये जो प्रक्रिया था, ये नियम थे, सबसे पहले सीधी सी बात आप समझ लें कि सिकमी की अगर हम बात करें, सिकमी जो है सिकमी रैयत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका किराएदार है, दर रैयत है, ठीक है। तो ये जब चाहे, मतलब रैयत जो है, कोई भी रैयत जो है जिसके पास रैयती जमीन है, रैयती जमीन जिनके पास है, वो कभी भी एक तरह से सिकमी वाले को, है ना, हटा सकता है। जो सिकमी जिसके पास है, सिकमी वाले को हटा सकता है, और वो एक तरह से स्वयं उस पर अपना पोजीशन जो है वो ले सकता है। जमीन का बहुत सारे अगर देखें तो बहुत, इसमें क्या हुआ, सिकमी का मतलब यही था कि किसान जो है कि एक तरह से नहीं खेती कर पा रहा है, दूर दूर जमीन है, तो बोल दिया कि नहीं आप इसमें खेती कीजिए, हम आपको इतना जमीन जो है प्रति साल के रेट से आपको हम ये जमीन दे देते हैं। बाद में एक तरह से वो बहुत लोगों का सिकमी जो है खतियान में भी दर्ज हो गया कि नहीं इनका मालिक ये हैं, लेकिन ये इस पे जो है फसल उगा रहे हैं और उनको जो है एक तरह से जो भी होता है टैक्स वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका सिकमी में नाम दर्ज हो गया अब जबरन कब्जा कर लेना, अवैध दखल कर लेना, तो ये अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है तो उनको या तो मान लेते हैं नॉलेज नहीं है, या उनके पूर्वज के पास से जमीन चलता आया है तो उनको लगता है कि मेरा जमीन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक तरह से उसमें जो रैयती है, अब सिकमी अब जिनके नाम से दर्ज है वो दुनिया में है भी नहीं, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे नियम है, कानून है, और आप लेकिन अब सिविल कोर्ट में जाकर चाहें तो इसमें अपना अगर कब्जा हटाने की बात है तो कर सकते हैं। रही बात आपको अधिकार है, आप अपनी संपत्ति को कभी भी एक दूसरे के पास बेच भी सकते हैं। सवाल है, सर मेरे पापा 4 शादी किए हैं, मेरी माँ जो है पहली पत्नी थी, उनसे मैं हूँ और एक लड़की, दूसरी एक तरह से दूसरी से एक भी नहीं है, तीसरी से एक लड़का और चौथी से जो है यहाँ पर एक लड़का। तो क्या मेरी माँ जो है मर गई है, तो मेरी एक तरह से मैं शादीशुदा हूँ, तो क्या मेरी माँ का हक मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखें एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले माँ जो है, अब जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अब माँ बिल्कुल आपके एक हिस्सेदार हैं। कानूनी तौर पर जो हिस्सा होना चाहिए वो इस प्रकार होता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक तरह से पति हैं, अब उनकी 4 पत्नियां हैं, ठीक है, अब उनका जो 4 पत्नी है तो कानूनी तौर पर एक भी पत्नी जो है बाकी जो है बिना तलाक का अगर विवाह हुआ है, ऐसे विवाह वो कर लिए हैं तो ऐसे ही गैर कानूनी है। तो इनकी जो पहली पत्नी है उनको कानूनी अधिकार है सिर्फ, है ना, एक तरह से कानूनी अधिकार है, और बाकी को कुछ भी अधिकार नहीं है। तो जो पहली पत्नी है, पत्नी को कानूनी अधिकार है, बाकी को कोई भी अधिकार नहीं है। पहली पत्नी अगर मान लेते हैं उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो भी हक शेयर बनता है वो पहली पत्नी को मिलेगा। जैसे आपका माँ नहीं है लेकिन अब आपका पिता भी नहीं अगर हैं
तो उस केस में उनका जो शेयर है उनकी पहली पत्नी को मिलेगा। तो पहली पत्नी तो है नहीं, तो पहली पत्नी के जो एक तरह से अब जो उत्तराधिकारी हैं कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, तो अगर इस पे उत्तराधिकारी हैं, जैसे आप एक हैं, एक लड़की है, जैसे मान लेते हैं आपकी बहन है, तो बहन का भी एक शेयर होगा, ठीक है, बहन नहीं लेती है तो आप ले लें। और एक यहाँ पर तीसरी से जो है एक लड़का है और चौथी से जो है एक लड़का है, तो ये मान लेते हैं तीसरी का लड़का है, चौथी का लड़का हो गया, ये आपकी मान लेते हैं बहन का हो गया, ये यहाँ पर आप हो गए। तो अगर ये 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी को अगर बंटना है तो बहन वाला शेयर आपका मिल जाएगा। और रही बात अपना माँ का शेयर, जो अगर आपके पिता नहीं है तो पिता का जो भी शेयर होगा, पिता भी एक हिस्सेदार है, तो पिता का जो शेयर होगा वो आपकी जो माँ है उनका शेयर बन जाएगा, तो वो आप प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है, नमस्कार सर, मैं जमीन का रजिस्ट्री करवाया हूँ 21/9/23 को, अपने पत्नी के नाम करवाया हूँ। विक्रेता का जमीन ऑनलाइन नेट पर शो नहीं कर रहा, ऑफलाइन कर्मचारियों के पास शो कर रहा है। जमाबंदी शो कर रहा था ऑनलाइन, लेकिन जमीन शो नहीं कर रहा था। जमाबंदी नंबर और नाम जो है वो जमाबंदी नंबर और नाम शो कर रहा था, विक्रेता का रजिस्ट्री हो गया। फिर ऑनलाइन में दाखिल जो है एक तरह से करने के लिए अप्लाई किया तो कर्मचारी पेंडिंग लिख रहा है, उसमें एडिट कर्मचारी पेंडिंग बता रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अभी वो पेंडिंग है और आपका जब नंबर आएगा तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका जमाबंदी जो है, मतलब जो विक्रेता है ना, जो विक्रेता है उसका जो रजिस्टर होगा उससे मिलाया जाएगा, एक तरह से कर्मचारी के द्वारा मिलाया जाएगा। अगर वो लगा सही पाएगा तो कर्मचारी उसको वेरीफाई कर देता है। बाद में जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं वो भी मिलाते हैं, उनको भी नहीं लगता कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई कर देते हैं तो फिर आगे का प्रक्रिया म्यूटेशन आपका उसको वो केस को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि आपका सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ जाता है। ऑनलाइन चढ़ने के बाद आप जो है सरकार को शुल्क देना शुरू कर देते हैं, मतलब आप ऑनलाइन ही आप जो है सरकार को टैक्स पे कर सकते हैं घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अगर लगेगा कि उनको किसी प्रकार का कोई समस्या है तो वो आपके म्यूटेशन को जो है एक तरह से हो सकता है कि आपको नोटिस भेजे ना। अगर मान लेते हैं एक टाइम पीरियड होता है, ज़्यादा समय जो है नहीं होता है, हर राज्य में एक लिमिटेड टाइम दिया गया है कि म्यूटेशन को जल्द से जल्द करने के लिए। तो उस जो टाइम पीरियड उनको दिया जाता है उसी टाइम पीरियड के अंदर उनको जो भी करना है, उनको रिजेक्ट करना है या उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगना है या उसको जो है एक तरह से कर देना, म्यूटेशन को एक तरह से पास कर देना है। तो तीनों में से कोई भी विकल्प वो जो है चूज करके जो है आगे का प्रक्रिया करते हैं। अगर म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आगे आपको जो है अपील करना पड़ेगा, जो एक तरह से उसके ऊपर जो एक तरह से रेवेन्यू कार्यालय है, जो जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर बैठते हैं वहाँ पर आपको म्यूटेशन अपील में जाना होता है। अगला सवाल है, सर मेरी 2 दादा जो है 1950 में एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किए, परंतु उसमें प्रॉपर्टी हमको हिस्सा नहीं मिला अभी तक, परंतु एक दादा ने जो खरीद किया था जमीन उनके लड़के के बंटवारा कर लिए। 1975 जो है हमारे दादा को अभी तक जो है उसे जमीन में हिस्सा नहीं मिला है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर कहीं पर मान लेते हैं खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया तो आप उसका नकल पहले निकाल लें, ठीक है। नहीं नकल है, कोई भी प्रूफ तो होना चाहिए। आप जो है मान लेते हैं हिस्से के लिए आप बात करेंगे, वो नहीं देने को तैयार, जब बंटवारा आपस में कर लिए तो आप इस पर पार्टीशन कर देंगे, ठीक है, या आप अपना टाइटल का दावा कर देंगे। टाइटल का दावा अगर आपके पास दस्तावेज होंगे तो आप टाइटल का दावा कर देंगे कि नहीं मेरा भी हक बनता है। तो मैंने पार्टीशन के लिए जो है एक तरह से पूरी डिटेल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टाइटल का अगर आप टाइटल अपील में जाएंगे अगर आप, तो सिर्फ उसी प्लॉट के लिए आप दावा कर रहे हैं, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस प्लॉट में आपको समस्या को उसमें शेयर नहीं मिला तो उस प्लॉट के लिए आप दावा पेश कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।